हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। प्यारे बच्चों, जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबक पढ़ाने जा रहा हूं और जिस चीज़ पर वीडियो बनाने जा रहा हूं वो आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। सबक का नाम क्या है? लोकगीत। लोकगीत किसको कहते हैं? लोकगीत कहते हैं जो आवाम में मकबूल गाने होते हैं उसको लोकगीत कहते हैं। ठीक है, गाँव में अक्सर गाए जाते हैं ये गाने। गाँव में किसी ख़ास मौके पर गाए जाते हैं, जैसे शादी हो गई, या इसी तरह से बारिश के मौसम में, इसी तरह से खेत रोपने के मौसम में, या इसी तरह से खलियानों में जब हम कोई काम करते हैं इकट्ठा होकर के गांव वाले, या कोई भी दिवाली हो, होली हो, इस तरह से ईद हो, बकरीद हो, या और भी तरह तरह के, जैसे पंजाब में है कि जब धान पहली बार काटते हैं या गेहूँ पहली बार काटते हैं तो वहाँ पे अलग तरह के गाने गाए जाते हैं। राजस्थान में बहुत मशहूर हैं लोकगीत, हरियाणा में लोकगीत बहुत मशहूर हैं, यूपी में, बिहार में, हर जगह लोकगीत बहुत मशहूर हैं। तो उसी लोकगीत के बारे में ये सबक है कि लोकगीत कहते किसको हैं। तो बच्चों, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि आपका सबसे पहले फोकस होना चाहिए कि आपके तलफ़ुज़ अच्छे होने चाहिए, आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, आपका अल्फाज की अदायगी अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। पढ़ करके उसके बाद में फिर हम मश्क का काम करेंगे, या फिर जो आगे की चीज़ें होंगी उसको करने की कोशिश करेंगे। तो लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं और जिन्हें अक्सर आवाम ही गाते हैं। ये गीत छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। बहुत से लोकगीत ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम ये भी नहीं जानते कि उनके खालिक कौन है, यानी उन गीत के लिखने वाले कौन है। खालिक मतलब उनके लिखने वाले। ठीक है, लोकगीत ज़्यादातर लोगों की ज़बान पर होते हैं और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचते रहते हैं। लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों और तजुर्बों पर मबनी होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो किसी गिरोह या कौम की आवाज़ होते हैं। बाज़ औक़ात उन गीतों में अवामी ज़िंदगी की मंजरकशी इस तरह होती है कि हमारी नज़रों के सामने उनकी तस्वीर खींच जाती है, यानी उन गीतों में ऐसा बयान किया जाता है कि ये कौम ऐसे ऐसे करती है। मान लीजिए पंजाब में जो धान काटने के, गेहूँ काटने के वक्त में जो गीत गाए जाते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे बयान किया जाता है गाने में कि हम जैसे लगता है कि बस धान कटते हुए, गेहूँ कटते हुए हम देख रहे हैं। लोकगीत ऐसे सुरीले और रसीले होते हैं कि पूरे बोल समझ में नहीं आए तब भी सुनने को जी चाहता है। अच्छा, ये चीज़ें होती हैं बच्चों। हम अगर जाएं, जिस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो में औरतें बैठ करके लोकगीत गा रही हैं। ढोलक होता है लोकगीत में, ज़्यादातर ढोलक का इस्तेमाल करते हैं या झुंझुने का इस्तेमाल करते हैं। तो आप वहाँ जाके बैठिए, आपको समझ में नहीं आएंगे गीत, बच्चों को समझ में नहीं आएगी गीत, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है सुनने में। अब आगे हम पढ़ते हैं। मिली जुली अनजानी कोशिशों से पैदा होने वाले इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनायत और प्यार होता है। इसीलिए ये गीत आसानी से याद हो जाते हैं। उनकी ज़बान और ख़याल दोनों सादा होते हैं, बिल्कुल सादा ज़बान में होता है। उन्हें गाने बजाने और उनसे लुत्फ़ लेने के लिए किसी बाकायदा इल्म की ज़रूरत नहीं, पढ़ाई की ज़रूरत नहीं कि इसको समझने के लिए पढ़ाई की या इस गाने को सीखने के लिए। ठीक है, किसी इल्म की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि उनके मौज़ूआत में आम ज़िंदगी की झलकियों की जगह खेत, खलियान, बैल, गाय, नदी, नाले, पनघट, कुएं, तालाब, मेलों, ठेलों और पैदाइश से लेकर मौत तक के हर किस्म का जिक्र मिलता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो गाय, बकरी, भैंस, खलियान, बैल, कुएं, तालाब, ये यही सब चीज़ों का बयान होता है कि मतलब हमारे यहाँ गांव के नदी कैसी है, तालाब कैसा है, ये बैल और गाय कैसी होती हैं, ये सारी चीज़ों का बयान उस गाने में होता है। उन्हीं गानों के लिए बहुत से साज़ों की ज़रूरत होती है, ज़रूरत भी नहीं होती है इन गानों के लिए। उन्हें गाने के लिए, यानी इन गानों को, लोकगीत को गाने के लिए बहुत से साज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ ढोलक या मंजीरा, इस तरह से चीज़ें होती हैं। बस एक सारंगी या बांसुरी, एक तारा, घड़ा, ढोल या एक ही ढोलक
काफ़ी है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ वो घर की पतीली उलट करके उसी पे बजाना शुरू कर देते हैं, या एक मिट्टी का घड़ा होता है उसी पे बजाना शुरू कर देते हैं और गाने लगते हैं। आप गांव की तरफ जाने वाली ट्रेनों में देखिए, जा करके बहुत सारे 3-4 लोग अगर इकट्ठा मिल गए एक ही गाँव के तो बैठ करके गाने लगते हैं लोकगीत। आप उसको सुनते रहिए और ट्रेन के डब्बे में किसी लोहे को पे ही मार करके बाजा बजाने लगते हैं। ठीक है, ये किसी भी साज पर गाए जा सकते हैं और बग़ैर साज के भी गाए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लोकगीतों के नाम हैं ठुमरी, दादरा, कजरी। ठुमरी, दादरा, कजरी, ये सब लोकगीत के अपने अंदाज हैं, ये लोकगीतों के नाम हैं। ठीक है, 12 मासा भी उसकी मशहूर शक्ल है। जहाँ लोकगीत हैं वहाँ ज़िंदगी से प्यार है। जाड़ों की रुत में अलाव के आस पास बैठे हुए बचपन के साथी किसी जाने पहचाने गीत में सोए हुए सपने जगाते हैं। चांदनी रातों में बचपन की सखियाँ चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार से इन गीतों में चार चांद लगाती हैं। जब फसलें पकती हैं और अनाज की सुनहरी बालियां दिलों में उमंगें जगाती हैं, तब लोग खुशी से झूम झूम कर नाचते और गाते हैं। मैंने बताया यूपी, बिहार में, पंजाब में इस तरह की चीज़ें होती हैं। और कब क्या होता है, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी सहेलियां और दूसरी अजीज़ रिश्तेदार औरतें काहे को ब्याही विदेश या बाबुल मोरा नैहर छोटू ही जाए जैसे दर्द भरे गीत गाती हैं। ये सब गाने के बोल हैं। ठीक है, इसी तरह जब सावन आता है और किसी नवब्याहिता लड़की को ससुराल में अपने माँ बाप और भाई बहन हमजोलियों की याद सताती है तो वो बड़े दर्द भरे अंदाज में गुनगुनाती है, अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी की सावन आया है। ये गाने का बोल है, अम्मा मेरे बाबा को भेजो कि जी की सावन आया। इसी तरह लड़कों की शादी में भी गाने गाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। लोकगीतों में देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी के सारे रंग साफ नज़र आते हैं। अगर शादी का घर हो तो घर की सजावट, दूल्हा दुल्हन, मेहमानों की सजधज, बारातियों के नाज नखरे, समधनों पर की जाने वाली चोटें और फब्तियाँ, सास नंदों की तकरार, देवर भाभी की छेड़छाड़, रत जगे, सहरे, मन्नतें, रुखसती, झूमर, टीका, मेहंदी, उबटन, लाल बनने और हरियाली बनने का सारा लिबास और तमाम ज़ेवरात उनमें मौजूद हैं। ये सब गानों में होता है, बयान किया जाता है। बरसात का बयान हो तो बिजली, कोयल, मोर, कौवा, पपीहा, नदी, नाले, ताल तलैया, बाग बगीचे और झूले वगैरह सब शामिल हैं। तो ये अलग अलग मौक़ों पे मैंने बताया था कि गाने गाए जाते हैं। और जानदारों का जिक्र हो तो गाय, भैंस, मुर्गी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, गरज कोई गोशा ऐसा ना होगा जो लोकगीतों में न आया हो। सारी चीज़ों का बयान होता है। लोकगीत यूँ तो हर ज़ुबान में होते हैं, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान की ब्रज भाषा ये कहाँ की भाषा है? ये है हमारे मथुरा की भाषा, अवधी यानी लखनऊ की भाषा, भोजपुरी यानी बिहार की भाषा। और जो गीत गाए जाते हैं अवाम में उनकी मकबूलियत बहुत है। यहाँ पे जो गीत गाए जाते हैं लोकगीत, यहाँ अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। इनमें ज़ुबान ना जानने वालों के लिए भी गैर मामूली कशिश होती है। भले से हम ये ज़ुबान ना जाने, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है उसको सुनने में। और कहाँ गए? कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, मालवी और राजस्थानी लोकगीतों का बड़ा प्यारा अंदाज़ है। ख़ास तौर पर राजस्थानी लोकगीत तो अपने रक़्स और मौसीकी की वजह से ज़्यादा मकबूल है। राजस्थानी मौसीकी और गाने आप सुनिए, बहुत अच्छा लगता है, मन को भाता है। वो ख़ास करके लोकगीत जो होते हैं। कौन होगा जिसने राजस्थान का ये मशहूर लोकगीत पल्लू लटके गोरी को पल्लू लटके, ये बहुत मशहूर वहाँ का, और कई सारे फिल्मी गानों में भी इसको इस्तेमाल किया गया है। ये राजस्थान का लोकगीत है। ये टेलीविज़न और फिल्मों ने भी लोकगीतों को बड़ा रिवाज दिया है। इन लोकगीतों में हमारी तहज़ीब रची बसी है, यानी हमारी तहज़ीब जिसको हम दिन ब दिन भूलते जा रहे हैं, पुराने ज़माने की चीज़ें, वो सारी की सारी इस गाने में महफूज हैं और वो उसमें रची बसी हैं। तो प्यारे बच्चों, यह था लोकगीत का सबक, मैंने आप लोगों के सामने पढ़ दिया है। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ गए होंगे कि लोकगीत किसको कहते हैं, कहाँ पे गाया जाता है और कौन कौन से गीत मशहूर हैं, राजस्थान के हों या
या इसी तरह से कश्मीर के, यूपी के, हरियाणा, पंजाब, ये सब जगहों के। अब यहाँ अल्फाज माने हैं जो मुश्किल अल्फाज हैं। आवाम मतलब क्या होता है? आवाम ये आम की जगह जमा है, आम लोग, आम लोगों को आवाम कहते हैं। मबनी मतलब होता है मुनहसिर या बुनियाद पर, की बुनियाद पर कहते हैं, इस पर मबनी है यानी इस पर मुनहसिर है, इस पर उसका दारो मदार है। ठीक है। अगला लफ्ज़ क्या है? औकात। ये वक्त की जमा है, औकात। ठीक है। खालिक मतलब पैदा करने वाला, मुराद लिखने वाला। मंजर कशी मतलब मंजर खींचना, लफ्ज़ों में मंजर की तस्वीर खींचना। अब एक तस्वीर तो होती है कि पेंटिंग बना दिया जाता है, और एक तस्वीर ये होती है बोल बोल करके समझा दिया जाता है आप लोगों को कि कैसा वो दिखता है। ठीक है। तो इसको लफ्ज़ों में मंजर कशी खींचना कहते हैं। पनघट मतलब होता है वो कुआं या बावली जहाँ से पानी भरा जाता है, गांव में होता है। सारंगी एक तरह का साज है जिसमें कई तार होते हैं। एक तारा एक साज है जिसमें एक ही तार होता है। ठीक है। ठुमरी गीत की एक किस्म है जिसमें एक बोल तरह तरह से अदा किया जाता है। दादरा गीत की एक किस्म है जिसमें मुख्तलिफ गीतों के बोल या अशआर जोड़ दिए जाते हैं। कजरी बरसात में गाए जाने वाले गीत की एक किस्म है। 12 मासा शायरी की एक किस्म है, ऐसी नज़्म जिसमें साल के 12 महीनों और मुख्तलिफ मौसमों का जिक्र किया जाता है। रुत मतलब होता है मौसम, और 4 चांद लगाना मतलब होता है खूबसूरती बढ़ाना। और रत जगह मतलब होता है रात को जागना, शादी या ब्याह या खुशी की किसी तकरीब में रात भर जागना और खुशी मनाना। आप जानते होंगे शादी में अक्सर रत जगह किया जाता है। मकबूलियत मतलब होता है कबूल किया हुआ, पसंदीदगी। अब दूसरा देखिए यहाँ पे मश्क क्या है, नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। पहला कौन सा लफ्ज़ है? मकबूल, नस्ल, बाकायदा, किस्म, दर्द, मौसीकी, मुताबिक, वज़ाक़ता। तो ये हैं, इनको आप लोगों को ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। अब गौर करने वाली कौन सी बात है? लोकगीत हमारी समाजी और तहज़ीबी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हमें अपने लोकगीतों को महफूज रखना चाहिए। हमारे लोकगीतों को जमा करने का सबसे ज़्यादा मेहनत और तवज्जो के साथ देवेंद्र सत्यार्थी ने अंजाम दिया है। अब ये देवेंद्र सत्यार्थी जो थे, ये बहुत उर्दू के बहुत अच्छे लिखने वाले और अच्छे अफसाना निगार थे। उनके बारे में आप जब बड़े होंगे तो उनके कारनामे पढ़ेंगे, उनके अफसाने पढ़ेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वो कहानियाँ लिखते थे। पूरे हिंदुस्तान में घूम करके, हिंदुस्तान और तरह अलग अलग, बांग्लादेश भी गए, पाकिस्तान भी गए, नेपाल भी गए। ये टहल टहल कर फ़कीरों के लिबास में लोगों के बीच में जा करके वहाँ के बारे में जान करके, वहाँ के लोकगीतों के बारे में जान करके उसको किताबों में उन्होंने लिख दिया है। ठीक है। गांधी जी की तहरीक पर उन्होंने उसका बीड़ा उठाया था। ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने लोकगीतों की तलाश में गुजारा। मुल्क के दूर दराज इलाकों में घूमते फिरते एक आम अंदाजे के मुताबिक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 3 लाख लोकगीत जमा किए थे। उनकी मेहनत का बहुत कम हिस्सा छपकर सामने आया है। देवेंद्र सत्यार्थी उर्दू के मशहूर अफसाना निगार थे, यानी अफसाना लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे। उनकी पैदाइश 28 मई 1908 ईस्वी को पंजाब के ज़िला संगरूर में हुई थी, और उनका इंतकाल 12 फरवरी 2003 को हुआ। उनकी बहुत सी किताबें हिंदी, अंग्रेज़ी और पंजाबी में भी शाये हो चुकी हैं। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़जाना छोड़ गए हैं। उनकी वज़ाक़त साधुओं जैसी थी, यानी फ़कीरों जैसी थी। लंबे बाल, बेतरतीबी से फैली हुई दाढ़ी और लंबा कोट उनकी पहचान थी। देवेंद्र सत्यार्थी। अब यहाँ सवाल देखिए, लोकगीत किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। लोकगीत आवाम में जो मकबूल गाने होते हैं उनको कहते हैं। लोकगीतों के मौज़ूआत क्या होते हैं? लोकगीतों के मौज़ूआत जो है गांव और गांव से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। सबक से भी आप लोग उठा करके उसके सवाल का जवाब लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, लोकगीतों में देहात और कस्बात की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली किन बातों को पेश किया जाता है? तो वो तमाम बातें, जैसे पनघट है, खेत है, खलियान है, गाय है, बैल है, इस तरह की तमाम चीज़ों को पेश किया जाता है। आप लोग सबक से इस सवाल का जवाब पढ़ करके लिख सकते हैं। आवाम में कहाँ कहाँ के लोकगीत ज़्यादा मकबूल हैं? तो ज़्यादा कहाँ कहाँ के मकबूल हैं? ब्रजभाषा के, अवधी के, भोजपुरी के, राजस्थानी, तो ये तमाम जगहों के लोकगीत आप आवाम में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो ये सब मश्क नंबर 5 देखिए, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरना है। यहाँ पे अल्फाज सारे दिए हुए हैं, ठीक है। इन अल्फाज को यहाँ पे खाली जगहों में भरना है। जैसे पढ़ते हैं, ये सबक का ही टुकड़ा है प्यारे बच्चों। जैसे जहाँ लोकगीत हैं, यहाँ पहले में लोकगीत आ गया। जहाँ लोकगीत है वहाँ ज़िंदगी से प्यार है, यहाँ दूसरे में आपका प्यार आ गया। और जाड़ों के रुत में अलाव के आसपास बैठे हुए बचपन के साथी किसी जाने पहचाने गीत में
सोए हुए सपने जगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगाते हुए आ गया। चांदनी रातों में बचपन की सखियाँ चूड़ियों की खनक और पायलों की झनकार से इन गीतों में चार चांद लगाती हैं। तो ये खाली जगह हैं, इन्हीं अल्फाज को उठा करके यहाँ पे भर देना। मैंने आप लोगों को सामने पढ़ के बता दिया। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे मंजरकशी है, हमारे या आप कोई जुमला बना सकते हैं कि मैंने उस्ताद के सामने इस तरह से मंजरकशी की कि पूरा मंज़र साफ़ हो गया। ठीक है, कोशिश, हम इम्तिहान में कामयाब होने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। चार चांद लगाना, हमारी दावत में अहमद आकर के उसने चार चांद लगाए, या हमारी दावत में अहमद जब आया तो दावत में चार चांद लग गया। ठीक है, खुशी से झूमना, यानी हम अपने अब्बा को देख करके या अपने भाई को देख करके खुशी से झूम उठे। सजावट, शादी में घर की सजावट बहुत अच्छे से की जाती है। तो ये सारे जुमले ऐसे बना सकते हैं जिसमें ये सारे अल्फाज आ जाएंगे। इस सबक में जज्बात कस्बात लफ्ज़ आए हैं। ये जज्बा और कस्बा की जमा है। जमा का वाहिद, जमा क्या किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? वाहिद कहते हैं एक को, और जमा कहते हैं बहुत सारे, एक से ज़्यादा को कहते हैं जमा। ठीक है, तो कस्बा एक कस्बा, कस्बात बहुत सारे कस्बात, जज्बा एक जज्बा और जज्बात बहुत सारे जज्बे। ठीक है, तो इसी तरह से इनके वाहिद लिखना। ख़यालात के वाहिद क्या आ जाएंगे? ख़याल, और ख़तरात का ख़तरा। ठीक है, सवालात का सवाल, और इसी तरह से जवाबात का जवाब, और मकामात का मकाम। ठीक है, इमारात का इमारत। ठीक है, तो ये हो गए सारे, हमने वाहिद आप लोगों को बता दिए। अब यहाँ पे इसको मिलाना है। जैसे ताल को मिलाया है तलैया से, तो इसी तरह से आप लोगों को रत जगे। ठीक है, बाग बगीचा, नाज नखरे, छेड़ छाड़, सज धज। तो ये सारे अल्फाज इस तरह से मिल जाएंगे। अमली काम क्या करना है? आपके घर में या पड़ोस में किसी की शादी हो तो शादी में गाए जाने वाले गीतों की रिकॉर्ड कीजिए और उन्हें याद कीजिए। तो खैर ये तो करने वाली बात है। आप लोगों के 8 मश्क दिए गए हैं, उसको आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ तक अपनी कॉपी में करके उसको हमें भेजना है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सबक आप लोग सब पढ़ लिए होंगे, समझ गए होंगे, और आप लोगों को काम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक आप लोग